Modi ji has kindly agreed to take a few questions from our members. May I request you to keep your questions brief and to the point? Kindly raise your hand and we will have the microphone to you. Please introduce yourself and say the name of your chapter. As a moderator, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी पहले. आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है एंड यू आर सो डिसिप्लिन्ड. आपका वीकनेस क्या है? मालविका जी का बहुत ही इनोसेंट सवाल है. मेरा बिजनेस क्या है? यही ना? आपका वीकनेस क्या है? बहुत ही कठिन सवाल है. आप दोनों का जवाब दे सकते हैं. उन्होंने पूछा आपकी वीकनेस क्या है? कोई मनुष्य पूर्ण नहीं होता है. हर एक के भीतर कुछ न कुछ कमियां होती है. कमियां मुझ में भी हैं. जो एक सामान्य मनुष्य में कमियां होती हैं, वो सारी कमियां मुझ में है. लेकिन मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं, जिन संस्कारों ने मुझे सिखाया है कि आप अपने गुणों के आधार पर चलने की कोशिश करो. धीरे 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 कमियां पीछे छूटती जाएगी. गुण आपका ड्राइविंग फोर्स बनेगा. और दुनिया में भी जो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, उनमें भी कुछ न कुछ बुराइयां हैं. और जो सबसे बुरे व्यक्ति हैं, उनमें भी कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं. लेकिन वो अच्छे इसलिए हैं कि उन्होंने अच्छाइयों के सहारे जीना पसंद किया. वो बुरे इसलिए हैं कि उन्होंने बुरे से सहारे चलने का प्रयास किया. मेरा सौभाग्य रहा है, आप जैसे स्वजन मुझे मिले हैं, जिसके कारण मैं बुराइयों से बच करके अच्छाइयों के सहारे चलने की कोशिश करता हूं. दूसरी बात है, किसी इंसान के लिए अपने आप का इवैल्यूएशन करना सरल काम नहीं है, मुश्किल काम है. खुद अपनी कमियों को ढूंढ पाए, समझ पाए, इतनी ऊंचाई कहां भगवान ने दी है. तो बहुत सी ऐसी कमियां होगी जो मुझे भी नजर नहीं आती होगी. हो सकता है आपको नजर आती होगी. तो मेरा फेसबुक, ट्विटर आपको समर्पित है. मुझे खुशी होगी, मैं बताता हूं जी, खुशी होगी अगर हमें कोई बताता कि अरे मोदी जी महिलाओं के कार्यक्रम में आए, ऐसे कपड़े पहन के क्यों आए, कोई और पहन के आते. अब ये अच्छा है, सुझाव आए. बहुत सी चीजों, कहीं मान लीजिए कहीं हमने गुस्सा कर दिया, कोई अरे मोदी जी का ये अवसर था क्या गुस्सा करने का. कहीं हमने ज्यादा खा लिया तो कोई कहे अरे भाई मोदी जी बहुत काम करना है, खाते रहोगे क्या. तो कुछ दोस्त लोग बताते भी हैं. लेकिन फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी कोई बात आपके ध्यान में आए, मैं इजीली अवेलेबल हूं सोशल मीडिया में. आप मुझे मेरा ध्यान आकर्षित करें और मुझे आशीर्वाद भी दें. आप माताएं हैं, आप मुझे आशीर्वाद भी दें ताकि जिस कमी को आपने मुझे दिखाया है, उस कमी से अपने आप को मुक्त करने की दिशा में मैं सही दिशा में चलूं. Any questions we can have from here? Manju, can you introduce? She's our past president. Sir, my name is Dr. Manju Mehta. I'm the past president of FLO. आपने बहुत सारी लेडीज के स्त्रियों के विषय में बताया जिन्होंने इतने एंटरप्रेन्योरशिप दिखाया गुजरात में. कितने मॉडल्स और कितने एग्जाम्पल्स आपने हमको बताए. उसके अलावा आपने हमें आदमियों के विषय में नहीं बताया, उन्होंने क्या करा वहां पे खास. दूसरे मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ आज गुजरात एक मॉडल स्टेट की तरह आगे बढ़ रहा है, पर आई एम श्योर आपके मन में कोई ऐसे विषय होंगे जिनके ऊपर आप सोचते हैं ज्यादा काम हो सकता था पर अभी हुआ नहीं. क्या आप हमें बताएंगे उनके बारे में? मैंने आदमियों के संबंध में नहीं बताया, यही उनका कहना है ना.
अब वो इतना बताते हैं कि बताने को कुछ बचता ही नहीं है जी। आप लोग हैं जिनकी बात पहुंचती नहीं है, इसलिए मैं आपके गीत गा रहा हूं। देखिए, समाज में हर एक का योगदान होता है। लेकिन अभी मैं विषय ये होने के कारण मैं उस क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया। इसका मतलब मैं पुरुषों के साथ अन्याय नहीं कर सकता, उनका भी उतना ही योगदान रहता है। लेकिन जो विषय मुझे दिया गया था तो बहुत स्वाभाविक है कि मैं उसी विषय पर। दूसरा कहा कि गुजरात में काम कर रहे, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जो कुछ भी हुआ है ना, वो तो मैंने, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जो गड्ढे किए हैं वो गड्ढे भरने का काम किया है। अभी हम लेवल प्ले फील्ड पे लाए हैं। इतनी मेहनत के बाद आप कल्पना करिए कि कितने भयंकर गड्ढे करके गए होंगे। अब लेवल प्ले फील्ड लाए हैं और अब भव्य दिव्य गुजरात निर्माण करने का काम शुरू हो रहा है। अब ये जो हुआ है, गड्ढे भरने से इतना आपको संतोष है, तो भव्य दिव्य इमारत बनेगी तब आपको कितना संतोष होगा, ये मैं अनुमान लगा सकता हूं। तो बहुत कुछ करना है अभी भी। मोनिशा, you have a question. नमस्ते मोदी जी, मैं मोनिशा बोरवा, द इनकमिंग चेयरपर्सन ऑफ फ्लो नॉर्थ ईस्ट। मैं आसाम से हूँ, गुवाहाटी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप यू थिंक विल ऑगमेंट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। हम पहले तो ये स्वीकार करके चलें कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, और फिर हमारी जितनी व्यवस्थाओं को हम विकसित करेंगे उनमें हमें, मान लीजिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में गांव में महिलाएं काम करती हैं। अगर उनको स्किल डेवलपमेंट हो, उनको थोड़ा आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जाए, और वो इतनी बारीकी से काम करती है कि आप देखिए कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये मेरा विश्वास है। एक उदाहरण दिखाता हूं। गुजरात में हम लोगों ने एक वाड़ी प्रोजेक्ट किया। ये मेनली ट्राइबल परिवारों के लिए है, और जब अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति थे तो स्पेशली उनके जन्मदिन को उन्होंने हमारे इस वाड़ी प्रोजेक्ट के अंदर बिताया था। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मोदी जी आप भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, मैं अकेला जाना चाहता हूं, और उनको एक व्यवस्था हमने की थी। आदिवासी किसान के पास 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि होती है, वो भी हिली एरिया होता है, तो समतल जमीन नहीं होती। उस वाड़ी प्रोजेक्ट के नाम में के पहले जो भी अवस्था थी उसमें वो मुश्किल से साल में 12,000 15,000 कमाते थे वो परिवार, और उसमें भी पुरुष का कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। और आप आसाम से इसलिए ये बात वहां ज्यादा सूट करती है, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। हम लोगों ने इस वाड़ी प्रोजेक्ट में इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी, और धीरे धीरे अच्छी खेती कैसे हो सके। आपको आनंद होगा कि भूमि उतनी ही है, लेकिन वो काजू की खेती करने में लगे, और आज जो 10-12 हजार रुपये मुश्किल से कमाते थे वो 1.5-2 लाख कमाते हैं। और आज मुंबई के बाजार में ये हमारे वाड़ी प्रोजेक्ट के द्वारा मेरी ट्राइबल बहनों ने जो काजू की खेती की है, वो काजू पैकेट बनकर के बिक रहे हैं, और वैल्यू एडिशन का काम उन्होंने किया है। चेन बनाई है पूरी, पैकिंग कर करके वो बेचते हैं और कमाते हैं। हमारे यहां दाहोद डिस्ट्रिक्ट है, दाहोद डिस्ट्रिक्ट पूरा ट्राइबल बेल्ट है। वहां पर गुजरात के अंदर खेतर शब्द है, जहां फार्म के लिए गुजराती शब्द है खेतर। कोई भी कहेगा क्या गए, कहां गए, खेतर में गए, खेती करने गए हैं, जिसको हमारे यहां खेत बोलते हैं हिंदी में।
लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि पिछले 10 साल में वहां खेत शब्द निकल गया है। वो फुलवाड़ी शब्द बोलते हैं। हम पूछें कहां गए तो बोले फुलवाड़ी गए। क्यों? तो उन बहनों ने फूलों की खेती में इंटरेस्ट लिया और आज तो दुनिया भर से वो अनेक भांति भांति के फूल लाते हैं और मुंबई में उन्होंने अपना मार्केट खड़ा कर दिया है। वो फूल वहां करते हैं और मुंबई में बिक्री हो इसके लिए वो चिंता करते हैं। यानी पहले भी खेती में थे लेकिन अपग्रेडेशन हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, वो परिवर्तन ला रहे हैं। आज हिंदुस्तान का एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर करीब करीब माताओं के हाथ में है। आप अगर टीचर्स कॉन्फ्रेंस करें तो पुरुषों के लिए रिजर्वेशन रखना पड़ेगा, भाई ये 10 सीटें पुरुषों के लिए, बाकी पूरा हॉल महिलाओं के लिए होता है। यानी ये चीजें, इन चीजों को हम जहां जैसी अवस्था है अगर हम उसको योजना करें। हमने एक प्रयोग किया। अब ये जब मैंने विषय मेरे यहां रखा था तो थोड़ी मेरे यहां जरा कठिनाई थी। हमने कहा भाई गिर लायन हमारा जो फॉरेस्ट है, हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या फॉरेस्ट के बिट गार्ड लड़कियां हो सकती हैं? अब मुझे कल्पना करो, शेर के बीच में रहना है, जंगल में रहना है और रास्ते आते जाते शेर मिलते रहते हैं वहां, और वहां बिटगार्ड गर्ल हो सकती है। मैंने विचार किया, मेरे सारे अफसर तिल मिलाए, साहब ये क्या आप कर रहे हो? आप कभी गिर फॉरेस्ट आए तो देखना, गिर फॉरेस्ट में लायन को दिखाने के लिए वो लड़कियां ले जाती हैं और 1 फुट दूरी से लायन के साथ आपको फोटो निकलवा के ले आती है। ये इनका सामर्थ्य का। और वहां जो भी आते हैं वो शेर को तो देख के प्रभावित होते हैं लेकिन ज्यादा उस लड़की को देख करके प्रभावित होते हैं। उनको आनंद होता है कि मेरे हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्ची ऐसी है जो शेर दिखाने के लिए शेरों के बीच घूमती हैं। ये चीजें बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करती है जी, और इसलिए बड़ी कुशलता के साथ हम जोड़ सकते हैं। अंजना, नहीं, मेल के लिए नहीं भैया, उसके लिए बहुत कार्यक्रम है। नमस्ते, मेरा नाम है अंजना सोमानी। आज के दिन मैं दिल्ली से हूं, पर वैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी दिशाओं ने मुझे कभी न कभी छत दिया है। आपने विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ही संवेदनशील स्पीच दिया। इसी संदर्भ में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। माय क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स आर यूनिक टू ईच पार्ट ऑफ आवर कंट्री, and many women, it is a very important means of livelihood for them and a secondary means of income to many others. What is your vision, sir, regarding taking this forward by way of providing training institutes of first grade quality so that this unique skill of our country remains alive? इस संदर्भ में मैं आपके विचार सुनना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा विषय आपने स्पर्श किया है। हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में ये बात सही है कि हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, और कुछ इलाकों में तो हमारी परंपरागत हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। अलग अलग सरकारें अपने अपने तरीके से उसके लिए प्रयास करती हैं, लेकिन जिसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की चीजें हैं, एक इनोवेशन, दूसरा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अकॉर्डिंग टू दैट स्किल डेवलपमेंट, और उसके बाद है मार्केटिंग। आज क्या होता है, कुछ लोगों को समाज की सेवा करने का मन करता है तो एक आध बड़ा परिवार का घराना होता है, वो इस प्रकार से उनसे माल ले लेते हैं और वो फिर एक अपना बड़ा शो करके के बेचते हैं, लेकिन वो उनके तक पैसे जाते नहीं है। वो पैसे बीच में ही जो माल खरीदने की जिनकी ताकत उनके पास चला जाता है। और इसलिए सबसे बड़ा काम है, और आज जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, B2G, उस पर हम कैसे जाएं, B2B कैसे चले जाएं हम। और कुछ भारत सरकार ने भी उसमें प्रयास किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, वेबसाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हिंदुस्तान में भांति भांति कितने प्रकार के क्राफ्ट्स आर अवेलेबल, किस इलाके में उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे हम ऑर्डर को बुक कर सकते हैं। तो एक व्यवस्था इन दिनों विकसित हुई है, लेकिन फिर भी गांव तक, गरीब तक ये कैसे पहुंचे, एक बात। और दूसरा, हम लोगों ने एक प्रयोग किया रणोत्सव का। कच्छ के रण में
आप में से मेरी आपसे निमंत्रण है, कभी फिक्की की एक मीटिंग जब हमारा रणोत्सव हो तो वहां कीजिए। बड़ा टेंट सिटी बना और दुनिया में चांदनी रात में व्हाइट डेजर्ट देखना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नजारा। जो आनंद आपको चांदनी रात में ताजमहल देखने का आता है, उससे भी अद्भुत परमात्मा का रूप देखने का वहां अवसर मिलता है। और वो पाकिस्तान की सीमा का आखिरी गांव है और रेगिस्तान होने के कारण वहां के लोगों की जीवन में कला बहुत, यानी उनकी रगों में कला है। उसके कारण वहां हैंडीक्राफ्ट भी है। उस हैंडीक्राफ्ट को पहले मार्केट नहीं था, लेकिन रणोत्सव के कारण, टूरिज्म के कारण ऑटोमेटिक इसको लाभ मिला। और मित्रों, आने वाले दिनों में दुनिया में टूरिज्म का $3 ट्रिलियन का बिजनेस पड़ा हुआ है, $3 ट्रिलियन। और जब टूरिज्म का बिजनेस होता है तो उसमें हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग अपने आप जुड़ जाता है। हम इन चीजों को अगर बढ़ावा देते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपने बोला कि 2-3 क्वेश्चंस, तो आप और लेना चाहेंगे? नहीं, अब एक आखिरी लास्ट। प्लीज आप बैठिए भैया, प्लीज बैठिए। बहनों के लिए प्लीज आप बैठिए, आप बैठिए। नीता फ्रॉम जयपुर। Honorable Chief Minister, I am Neeta Bujra, Vice President of FLO, and I belong to the FLO Jaipur chapter. My question to you is, what would you do about the reservation bill, which is still pending in the Parliament, when you come to the centre? Thank you. गुजरात में हमने असेंबली में एक एक्ट पास किया है और आपको जानकर के सविशेष खुशी होगी। उसमें हमने बिल पास किया है कि गुजरात में जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है उतना ही मैं कर सकता हूं, उसके बाहर नहीं कर सकता। पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, ये जो स्थानीय स्वराज की संस्थाओं की इकाइयां हैं, उसके अंदर अगर चुनाव होगा तो गुजरात ने कानून पास किया है 50% रिजर्वेशन फॉर विमेन। लेकिन लागू नहीं कर पाया क्योंकि हमारे गवर्नर साहब ने उस बिल को रोक के रखा है। और मेरा दुर्भाग्य है कि महिला गवर्नर होने के बावजूद भी वो अटका पड़ा है। मैंने कहा भागीदारी बढ़े, इसलिए हमको 2 प्रकार से काम करना पड़ेगा। एक, कानूनी व्यवस्था हो जिसको पूरी ताकत से लागू करना चाहिए, और दूसरा, माहौल ऐसा बनाएं कि अपने बलबूते पर भी जीत करके अपनी संख्या बढ़ाएं। दोनों चीजें करनी पड़ेगी, दोनों करनी पड़ेगी तो अपने आप में होगा। एक छोटा सा विषय आखिर में कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं समझता हूं सवाल काफी हो गए हैं, आप बैठिए आराम से। आपको नया दायित्व मिला है तो आपको साल भर खड़े रहना है। एक विषय जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जो शायद इस विषय से हट करके हैं, लेकिन मुझे जो माहौल दिख रहा है तो मेरा मन करता है कि मेरे मन की बातों को कह करके मैं उसको, हमारी इस बात को समाप्त करूंगा। इस समाज जीवन में हम जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, वो सिर्फ अपने कारण नहीं है। समाज का, देश का, प्रकृति का, परमात्मा का, हर एक का कोई न कोई कंट्रीब्यूशन है, तब जाकर के हम यहां पहुंचे हैं। और इसलिए ईश्वर ने हमें जो शक्ति दी, सामर्थ्य दिया हो, अवसर दिया हो, अवस्था दी हो, अगर हमारे मन में उस कर्ज को चुकाने का भाव रहता है
तो जीवन का संतोष इस एंटरप्रेन्योरशिप की जो धारणा बनी हुई है उससे हजारों गुना ऊंचा होता है। आज के नौजवान बेटा या बेटी कोई बढ़िया शर्ट पहन करके आ जाए, कोई लड़की बहुत बढ़िया चूड़ीदार पहन करके आ जाए, कोई बहन बढ़िया साड़ी पहन करके आ जाए और उससे हम पूछें तो कहेगी 15,000 रुपये थे, मन सोचा कि अच्छा है ले आए। कोई कहेगा 8,000 रुपये पास में थे, सोचा चलो ठीक है पहन लेंगे कुछ दिन। कभी हम अपने आत्मा से पूछें कि बढ़िया चूड़ीदार हम लाए हैं, बढ़िया साड़ी लाए हैं, बढ़िया शर्ट लाए हैं, वो इसलिए लाए हैं कि हमारे जेब में 5-50 हजार रुपये थे, ये इसलिए हमें मिला है ताकि हमारे पास रुपये थे? मैं जवाब चाहता हूं, आप अपने आप से पूछिए, ये चूड़ीदार, ये साड़ी, ये कपड़े, ये पहनाव हमें इसलिए नहीं मिला है कि हमारे जेब में पैसे हैं, इसलिए नहीं मिला है कि हम अमीर घराने में पैदा हुए इसलिए ला पाए हैं, ये इसलिए मिला है कि किसी गरीब किसान ने जून महीने की 40-45 डिग्री गर्मी में अपना खेत जोता होगा, काली मजदूरी की होगी, भोजन तक मुहैया नहीं हुआ होगा, उसने कपास की खेती की होगी, कॉटन तैयार किया होगा। किसी गरीब ने रुई अलग करने का काम किया होगा, किसी गरीब ने धागा बनाया होगा, किसी मजदूर ने मिल में काम करते हुए ताने बाने लगा करके कपड़ा बनाया होगा, किसी गरीब ने अपने शरीर के रंग की परवाह किए बिना उस कपड़े को रंग से रंगा होगा। कभी किसी दर्जी ने उसको काट छांट करके आपके लिए योग्य हो ऐसा कपड़ा बनाया होगा। किसी गरीब विधवा मां ने अपनी जवान बेटी के हाथ पीले करने के लिए, शादी करवाने के लिए रात रात जाग करके उन कपड़ों पर काज और बटन का काम किया होगा। रात को सुई भोंकने के कारण उसकी उंगलियों में से लहू टपकता होगा, लेकिन बच्ची की शादी करवाने के लिए वो रात रात काज बटन कर करके बाजार में पहुंचती होगी। कोई धोबी उसको प्रेस करता होगा। किसी बाजार में गरीबी के कारण रोजी रोटी कमाने के लिए निकला हुआ कोई बेटा या बेटी स्टॉल पर खड़े होकर के माल बेचते होंगे। कितने कितने लोगों का परिश्रम हुआ होगा, तब आपके सीने पर कोई शर्ट शोभा देता होगा, आपके शरीर पर कोई साड़ी दिखती होगी। समाज में कितने कितने लोगों का बलिदान होगा, त्याग होगा, तपस्या होगी, पुरुषार्थ होगा, परिश्रम होगा, तब जाकर के होता होगा। और इसलिए जीवन में कोई भी चीज हम प्राप्त करें, धारण करें, स्वीकार करें, तो पल भर इतना जरूर सोचिए कि ऐसे वैसे नहीं आया है, कोई न कोई है जिसने अपना जीवन खपा दिया है, तब जाकर के मेरे चेहरे पर रोशनी आई है। अगर इतना हम दायित्व निभा दें, मैं मानता हूं ये देश बदल जाएगा। आइए हम सब मिलकर के भारत मां की सेवा करने के लिए यहां के जन जन को हम प्यार करें, उनके सामर्थ्य को स्वीकार करें, उनके परिश्रम की पूजा करें, और हम भी मिलकर के देश के लिए आगे बढ़े। इसी बात के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।